अपने ख्वाबों की यादों का एक पन्ना मोड़ आया हूँ, दिल पर पत्थर रखकर मैं कानपुर छोड़ आया हूँ। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के लाजपत नगर में और आम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चुनाव को लेकर उनके बीच तैयारियां चल रही हैं या क्या कानपुर की समस्याएं हैं, कितना कुछ यहाँ पर बदलाव हुआ है। जी सर, क्या नाम हुआ? आशीष श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि कानपुर में सतदेव पचौरी भाजपा से सांसद हैं, 2019 में वो चुने गए हैं। क्या कानपुर में समस्या थी, उससे पहले क्या कुछ निस्तारण हुआ है, ज़रा बताएं। सत्यदेव पचौरी जी कुछ काम ही नहीं करते हैं। और वैसे भी मेरे एरिया के वो हैं, क्या नाम उनका? नहीं, सांसद अच्छा भोले देवेंद्र सिंह भोले हैं। ओके। हाँ, वो क्या विधायक हैं यहाँ से? नहीं सांसद हैं। सांसद। वो अकबरपुर अच्छा, आपका अकबरपुर क्षेत्र आता है। वो पार्टी भाजपा। भाजपा। क्या कुछ समस्या है आपके क्षेत्र की, अकबरपुर की? कोई खास समस्या नहीं है, अब तो सब कुछ मोदी डील कर रहे हैं ना, मोदी जी। तो सांसदों का कुछ रोल ही नहीं है, सब कुछ वहीं से हो रहा है। अब तो अच्छा विकास हो रहा है, सब सड़कें बन रही हैं, अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की व्यवस्था अच्छी है, सड़कों की व्यवस्था अच्छी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तब तो फिर बीजेपी यहाँ से, क्या आप मानते हैं बीजेपी की यहाँ पर लड़ाई है किसी से या सब कुछ? कोई लड़ाई नहीं, 100% जीत है। अच्छा, ठीक है, आगे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ पर तो बता रहे हैं किसी से कोई लड़ाई नहीं है, उनका कहना है, कह रहे हैं कि भाजपा ही यहाँ से निकलेगी। आपकी क्या राय है यहाँ पर? देखिए, जीत हार के बारे में तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन समस्याएं एक नहीं, समस्याएं 1000 हैं। जैसे कुछ आप बताना अगर यदि अब जैसे अब किस चीज़ के बारे में बताया जा सकता है? आपको महंगाई के बारे में बताऊं, आपको बेरोजगारी के बारे में बताऊं, आपको गरीबी के बारे में बताऊं, आपको रोजगार के बारे में बताऊं, किस चीज़ के बारे में बता दूं? ये बताइए। आज की जनता और आज की पब्लिक जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक चीज़ आप ही बताइएगा, जो सिलेंडर आज से पिछले शासन में 400-300 रुपये का था, तो इसी पब्लिक को बड़ी महंगाई लगती थी। आज वो सिलेंडर 1100-1200 रुपये का हो गया और आज पब्लिक उस चीज़ को जस्टिफाई करती है कि नहीं, ये होना चाहिए, देश तभी तरक्की करेगा। तो क्या ये ज्ञान आज ही मिला उनको कि आज 1200 का हो गया तो तरक्की करेगा? तो उस समय क्यों हल्ला मचा रहे थे जब 300 रुपये का था सिलेंडर? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। डुअल, कुल मिलाकर के आदमी की पॉलिसी डुअल नहीं होनी चाहिए। महंगाई उस समय थी तो महंगाई आज भी है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज पेट्रोल, ये लोग आए थे पेट्रोल देने, 30 रुपये लीटर देंगे, 35 रुपये लीटर देंगे। आज कितने रुपये लीटर लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं? हम जैसे गरीब लोग तो मरे जा रहे हैं। गाड़ी चलाना तो मजबूरी हो चुकी है पूरे तरीके से, लेकिन क्या किया जाए, मरता क्या ना करता। पहले की तो तनख्वाह में 2 पैसे हमारे बच भी जाते थे। आज तो 1-1 रुपये के लिए महाली हो चुकी है। किसी तरीके से जीवन यापन चल रहा है, बस यही समझिए। और बताइए क्या समस्या बताऊँ? इन समस्याओं को आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन सी पार्टी है जो इसे निस्तारण कर सकती है? क्या बदलाव की फिर संभावना मानी जाए? ये तो वही बात हो गई कि पहले उन्होंने कहा कि वो बो गए हैं बहुत पुराना, उनका बोया मैं काट रहा हूँ। आज ये बो दिए हैं, कल को वो भी आएंगे तो वो भी तो यही कहेंगे कि भैया मैं इनका बोया काट रहा हूँ। तो इसका तो कोई अंत हो नहीं सकता। उन्होंने 4 किया तो इन्होंने 40 कर दिया। अब वो 40 के ऊपर ही चलेगा ना, जो भी चलेगा। तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो 40 से 4 पे कैसे लाएगा? ये तो आए थे ना रुपए को डॉलर से बराबर करने के लिए। आज क्या स्थिति आप बताएं महोदय, आप पत्रकार महोदय, आप ही बताइए कि आज क्या कंडीशन रही डॉलर की। देश की तरक्की सब कुछ आप लोग बता रहे हो कि बहुत अच्छा हो रहा, सब कुछ अच्छा हो रहा। डॉलर कहाँ है आज? जब मोदी जी बैठे थे तो डॉलर 57-56 रुपये का था, आज 84 रुपये का है। ये आए थे रुपए को डॉलर से बराबर करने के लिए, और इन्होंने, सही बात लोग कहते हैं, जो कि कहावत कही जाती है कि डीजल से पेट्रोल, इन्होंने पेट्रोल को डॉलर के बराबर कर दिया। ये समझिए। और बताइए। तो ऐसे में अगर आप मानते हैं कि उनका कहना है कि कांग्रेस, जो आप बता रहे हैं कि बोया है उसका काट रहा हूँ, आप कह रहे हैं अगर कांग्रेस आएगी तो वो कहेगी इनका बोया, ऐसे में क्या मान के चलें किसी तीसरी पार्टी की ओर भी जनता? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तक हम लोगों को ये जानकारी थी कि हम लोग भी यही इसी चीज़ के पक्षधर थे कि किसी की भी इंडिविजुअल सरकार हो, जो मतलब जिसे कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का मतलब जो किसी समर्थन से ना बनी हो। तो समर्थन से, बिना किसी समर्थन के सरकार को बना करके देख लिया गया, लेकिन तबाही दिन दूनी रात चौगुनी हुई। ये समझिए, अच्छाई कोई नहीं मिली। आज आपका कहना है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए? विपक्ष मजबूत नहीं होना चाहिए, सरकार को पब्लिक के फेवर में सोचना चाहिए। बस ये समझिए, 5 किलो गेहूँ 5 किलो आटा जिसको दे रहे हैं, उसी से पूरा देश थोड़ी चलेगा।
एक सवाल सर मैं यहाँ पर और करूँगा, अभी हाल ही में जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, आपके नज़रिए से क्या लगता है कि कितना इससे बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है? क्या जो बताया जा रहा है बहुत फ़ायदा हो जाएगा, या आपको लगता है कि हाँ ये भी कुछ दिन के लिए है, उसके बाद में आम पब्लिक जो है जिन मुद्दों को आपने गिनाया है इस पर ही वोट करेगी? देखिए अभी टाइम बीइंग के लिए प्रेजेंट टाइम में तो एक माहौल तो पब्लिक, देखिए प्रभु श्री राम में सभी की आस्था है, प्रभु श्री राम के हम भी बहुत बड़े जी उनके में बड़ी आस्था हमारी भी है। तो इस समय तो माहौल बना ही हुआ है, इस समय तो जनता भाई भगवान राम का मंदिर बना है तो पब्लिक के अंदर, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं महंगाई बेरोजगारी ये इशू ज़रूर करेगी। और अभी 2 महीने 3 महीने हैं अभी इलेक्शन में, ऐसा नहीं है कि राम मंदिर के बन जाने से ही सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, लेकिन हाँ असर इफेक्ट रहेगा, इफेक्ट जो है असर होगा, लेकिन वो तो चुनाव आयोग के हाथ में है, जब वो चुनाव कराना है, चुनाव तो होना ही होना, तो इसका फ़र्क तो पड़ेगा। इसके साथ में सर कानपुर के, जैसे आप कानपुर के यहाँ रहने वाले, यहाँ की अगर आप मुझे कोई समस्या बताएं जो आपको लग रहा हो कि हाँ मैं 10 सालों से भाजपा की सरकार रही है यहाँ पर केंद्र में, इससे पहले मुरली मनोहर जोशी, उसके बाद में सतदेव पचौरी रहे हैं, कैसे देखते हैं कानपुर में अपने सांसदों के कार्यकाल को, कैसे देखते हैं? क्या कुछ बदलाव उनके द्वारा यहाँ पर हुआ है? या सांसदों का कोई रोल ही नहीं, पहली बात सांसदों का कौन सा रोल बताऊँ, कभी सांसद को हमने आज तक देखा ही नहीं, कौन हमारे सांसद हैं, कौन हमारे विधायक हैं, इनको तो कभी इनका कोई रोल नहीं है। बस ये मान के चलिए कि जो काम हो जा रहा है, जो काम हो जा रहा, बस ये समझिए कि हो गया, कराया किसी ने, लेकिन यही तो है ना कि सरकार ने कराया, सीधी सी बात है, कोई भी कराएगा, सभासद कराए, पार्षद कराए, नगर निगम कराए, मेयर कराए, कोई भी कराएगा, लेकिन है तो पार्टी का ही काम। अब उसको आप किसका काम मानते हो? उसको हम पार्षद का बताएं कि विधायक का बताएं, सांसद का बताएं, मेयर का बताएं, किसका बता दें? तो ये तो जो जनरल काम हो रहे हैं वो तो होते ही रहेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। आज भी कानपुर की बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन जो मेन दिक्कत परेशानी है वो आप महंगाई आपने जो बताया है पूरा लगभग जो बता रहे हैं, ये देश का जो एक आप बता रहे हैं कि माहौल है। जी बिल्कुल। आपने दोनों बातें रखी, कांग्रेस को लेकर भी, भाजपा को लेकर भी, गठबंधन को लेकर भी। ऐसे में अभी जो देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी जो कह रही है पंजाब में अकेले लड़ने के लिए, टीएमसी कह रही है सर पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने के लिए, तो आप क्या देखते हैं इन सबके बीच में कोई तीसरा विकल्प आपकी समझ में आ रहा है? कोई नेता या कोई पार्टी ऐसा आप देखते हैं कि जिसे अभी जीत ना सकता हो लेकिन सपोर्ट आप करना चाहें, या आपको लग रहा हो कि उसे आगे चलना चाहिए? आप बताएं। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल इज़ द बेस्ट लीडर इन इंडिया। अगर हमसे कोई तुलनात्मक अगर अध्ययन करने के लिए बता दे तो मैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे काबिल लीडर अरविंद केजरीवाल को ही बताऊँगा। उससे ज़्यादा ना कोई पढ़ा लिखा है, ना उससे ज़्यादा कोई एजुकेटेड है, और वो बंदा टैलेंटेड भी है, उसने करके दिखाया भी है, उसने जो कुछ कहा है उसने किया है। उसने दिल्ली में अगर बिजली फ्री करी है, पानी फ्री किया है, कोई अपनी जेब से नहीं देता है, देता तो जनता के ही पैसे से, अपने पिताजी के घर से थोड़ी ला के दे देगा वो। महिलाओं के लिए बसों में जो है फ्री मैं सब बता रहा हूँ आपको, महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा करी, उसने पानी का बिल माफ़ किया, उसने बिजली का बिल माफ़ किया, उसने गली गली मोहल्ले मोहल्ले चिकित्सालय खुलवाए। अभी आज की डेट में किसी को बुखार भी हो जाए तो किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। उसने गली गली में एक मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया कि जाओ भैया तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी हो, जाइए आप शांति से दिखाइए, MBBS डॉक्टर बैठ रहा, और बढ़िया दवा लीजिए और डॉक्टर को दिखाइए और शांति से घर में राम राम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे काम नहीं करने दिया गया। अगर वो काम ना किया होता तो पंजाब ऐसे ही कोई 5 साल के अपना एक शासन चलाने के बाद कोई नए राज पे कब्जा कर ले या मतलब जीत ले, इतनी आसानी से नहीं हो सकता। एक सवाल मैं और यहाँ आपसे करना चाहूँगा, अभी उनकी पार्टी पर जो आप नई शराब नीति को लेकर देख रहे हैं घेरा जा रहा है, इस पर वो भी कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, रोका जा रहा है। आपको क्या लगता है आसानी से वो इस समस्या से निदान पा सकते हैं, या आपको लगता है कि आगे उनके लिए संकट होने वाला है? केंद्र सरकार और उनकी जो लड़ाई, इसे आप कैसे देखते हैं? उनके साथ टोटल अन्याय हो रहा है, पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है। अब मैं किसको किसको बताऊं, आप बताइए। उन्होंने कौन सा इतना बड़ा अपराध किया, हमें तो आज तक यही नहीं समझ में आया। अब आज की डेट में देखिए जो भी ये जिसे कहते हैं ना ED, CBI, ID, IB, सब तो इन्हीं की है, सीधी सी बात है, शासन की है, और ये अत्याचार है उनके ऊपर। मैं इसको अत्याचार मानता हूँ। उन्होंने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है जिसके लिए वो साल 2-2 साल से जेल के अंदर कोई पेशेवर अपराधी की तरीके से जेल की सज़ा काट रहे हैं। यही मोदी जी ने ही, शायद आपको भी जानकारी में हो कि किसको किसको बताऊं,
शुभेंदु अधिकारी को बताऊं, अजीत पवार को बताऊं, हेमंत बिस्व शर्मा को बताऊं, क्या क्या पानी पी पी करके लोगों ने उनको गाली बका, उनको सब कुछ सबसे बड़ा देश का भ्रष्टाचारी बताया, और आज की टीम में शामिल हो गया तो वो मुक्त हो गया, उसका अपराध खत्म हो गया। ये डुअल पॉलिसी है, ये तो दोहरी राजनीति है। और ये राजनीति करके कोई और ये प्रूव करे कि नहीं मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ, तो आप इसको पाक साफ मानते हो तो आप बताइए। जिस अजीत पवार को 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, चक्की पीसिंग, वो चक्की कहाँ चली गई? वो चक्की तो उन्होंने घर में ला कर ली अपने। अपने अरविंद केजरीवाल की बात की माना जा रहा है, वहाँ पर कहते हैं कि टीएमसी जो है, एक बताया गया था एक बार कि वो T20 खेल रही है और अरविंद केजरीवाल जो है टेस्ट गेम खेल रहे हैं। बहुत स्लो अभी उनकी तैयारी है। अभी आप देख रहे हैं गठबंधन भी उतनी मजबूती से, जो इंडिया गठबंधन अलायंस तैयार किया गया है उसमें भी अभी बहुत मजबूती नज़र नहीं आ रही है कि 24 में सब एक साथ हो जाएंगे। ऐसे में आप कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल को, कैसे सोचते हैं कि आगे आएगी? क्या 24 के चुनाव में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है? अभी इसके अगले इलेक्शन में आप कैसे देखते हैं, या अभी कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल को? इस इलेक्शन में उनकी क्या भूमिका आप देखते हैं? केजरीवाल एक निर्णायक भूमिका में रहेंगे, और जहाँ तक रही गठबंधन की बात, तो जब तक चुनाव आएगा हो सकता है ये लोगों का आपसी समझौता हो भी जाए, और हम तो यही कहेंगे कि ये लोग को आपस में समझौता करके और गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए। भाजपा को अगर फाइट कर रहे हो भाजपा से, तो आपको बिना गठबंधन किए, आप लोग को यूनाइट हुए, आप इनसे चुनाव नहीं जीत सकते। ओके, हाँ जी। और आपके लिए यही फ़ायदा रहेगा कि आप लोग सब यूनाइट होकर के, और जो भी गठबंधन बना रहे हैं उसको बिल्कुल मेहनत लगन ईमानदारी से गठबंधन करके ही चुनाव लड़ें, तभी आप उनसे फाइट कर सकते हो, वरना तो एक तरफा ही हो जाएगा। एक तरफा हो जाएगा। एक चीज़ मैं अभी और ये आपसे जानना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें हैं, जानते हैं यहाँ पर इतना बड़ा राज्य है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, बहन जी की बहुजन पार्टी जो है, उसके बाद में कांग्रेस, भाजपा, सब अभी अलग अलग बिखराव सब में नज़र आ रहा है। आप कैसे मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर अखिलेश यादव या बहन जी कैसे उन्हें स्ट्रांग होने देंगे? भाजपा के अलावा भी उनको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आने के लिए किसी ना किसी एक पॉइंट का ज़रूरत तो पड़ेगा ही, किसी दल का या ऐसे। आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अगर अकेले उत्तर प्रदेश में आती है तो उसकी क्या भूमिका आप देखते हैं, या आप कैसे मानते हैं कि अगर उनका किसी का साथ मिलता है तो ऐसे उनका उत्तर प्रदेश में क्या फ्यूचर होने वाला है? अरविंद केजरीवाल यूपी में आ जाएंगे तो अभी यूपी में उनका कोई जनाधार नहीं है। अगर यूपी में वो 80 सीट भी लड़ जाएंगे तो 80 सीट पे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अभी उनका कोई जनाधार नहीं है, और अपने आप को इस गठबंधन में शामिल करने के लिए चाहे जिस तरीके से भी अपना वो प्रयास करें, पहले गठबंधन में अगर वो शामिल हो जाते हैं और 2, 4, 5 सीट पे अगर कहीं से किसी किनारे से लड़ें तो एक बार भले उनका पब्लिक उनको समर्थन दे देगी, वरना अगर वो अकेले लड़ेंगे और अकेले आने का प्रयास करेंगे तो उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे यूपी में कोई फ़ायदा नहीं। बाकी कानपुर में आप 24 का, आप सीधा एक सवाल मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, कानपुर में फिर किस ओर आपको लग रहा है? क्या बीजेपी आसानी से निकाल सकती है, या कोई कड़ी टक्कर आपको लग रहा है कि यहाँ लोकल लीडर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को? सर, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर तभी दिया जा सकता है जब भाजपा के खिलाफ सिर्फ एक कैंडिडेट यहाँ से गठबंधन का उतरे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या अब तक कोई नाम यहाँ पर सुनने में आया है? क्योंकि अभी मैं जनता के बीच में जो जा रहा था तो मुझे कांग्रेस से एक उम्मीदवार का नाम जो है सामने आया कि अगर समाजवादी पार्टी यहाँ अलायंस में होती है तो आलोक मिश्रा का नाम सामने आ रहा था। क्या माना जा रहा है? उनकी वाइफ के बारे में भी बताया गया कि शायद वो मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसे में क्या उनकी लोकप्रियता इतना है यहाँ भाजपा को टक्कर देने के लिए, या केवल ये महज कुछ लोगों द्वारा कही गई बातें हैं? क्या माने इसे हम? अगर आलोक मिश्रा की बात कहें तो उससे तो अच्छा हम तो कहेंगे कि भाई आपके श्री प्रकाश जायसवाल जी कौन से बुरे हैं। श्री प्रकाश जायसवाल जी का पुराना अनुभव रहा है, अभी आलोक मिश्रा का कोई राजनीतिक कैरियर इतना बड़ा नहीं है। श्री प्रकाश जायसवाल के बारे में मुझे जानकारी नहीं, किस पार्टी से जरा आप बताना चाहें? कांग्रेस पार्टी से ही हैं, कांग्रेस से ही रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, केंद्रीय कोयला मंत्री रहे हैं, गृह राज्य मंत्री रहे हैं, और बहुत पुराने दिग्गज लीडर हैं। श्री प्रकाश जायसवाल, आप उनकी तो बात नहीं करें जो 3 बार लगातार सांसद रहे हैं। यस, आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी में होना चाहिए। वो 3 बार के लगातार यहाँ के सांसद रहे कानपुर से, और जनता उनको लाइक भी करती रही है। मुरली मनोहर जी से पहले वही, बिल्कुल मुरली मनोहर जी से वही हारे थे पहली बार शायद, हाँ वही हारे हैं, नहीं तो उसके बाद पीछे 15 साल से लगातार यहाँ के कानपुर नगर के सांसद रहे हैं वो, और कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के वो। अच्छा, हाँ, क्या कुछ एज फैक्टर भी? एज फैक्टर मायने रख सकता है, लेकिन अब
प्रेजेंट टाइम में उनका जो लोकप्रियता जो आप बता रहे हैं। लोकप्रियता में कांग्रेस में जायसवाल के आगे फिलहाल तो अच्छा, मैं आलोक मिश्रा जी को नहीं मानता। ओके ओके। सर आप बताना चाहें कुछ, अगर यहाँ पर कानपुर की समस्या के बारे में या 2024 चुनाव के बारे में आपकी क्या तैयारी चल रही है अभी? नहीं, मेरी अपनी इंडिविजुअल कोई तैयारी नहीं, पर मैं ये महसूस करता हूँ कि हम महंगाई तो है ना। देखिए ऐसा है कि जैसे जाड़े के हिसाब से चाहे सब्जियों को ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, जैसे ठीक है राम मंदिर है, बहुत बड़ा मुद्दा है, 500 साल से ये हम लोग जीते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जीविका भी चलानी है, मतलब तो थोड़ा सा उनको अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे स्कूलों पे स्ट्रॉन्ग वो करना चाहिए अपना एक होता है ना बंदिश की, जो आँख बंद करके जो फीस जो उनका वो लोग लेते हैं या इवेंट्स के नाम पे जो वसूली करते हैं प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल है उनके बारे में। हाँ, गवर्नमेंट में तो आजकल देखिए इतना प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि वो लोग बच्चे अब चाहते हैं कि हम ज़्यादातर एक मैं महसूस करता हूँ कि जो मेहरी का काम करती है बहुत छोटे लेवल पे काम है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि हम प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएं, लेकिन इतना ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कंट्रोलिंग कुछ नहीं है। छोटे छोटे इवेंट्स के नाम पे वो तमाम हज़ारों रुपए लिए जाते हैं, पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकता उसमें, क्या करे उसमें बताइए हमको। हर आदमी अपना एक बहुत हायर लेवल का चीज़ सोच रहा है कि हमको साहब ये करना है वो करना है। तब आपका मानना है कि प्राइवेट स्कूलों में भी बंदिशें होनी चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोलिंग होनी चाहिए हम, क्योंकि आम इंसान देखिए मध्यम वर्गीय परिवार आपके ज़्यादा वोटर्स हैं, जो उच्च वर्ग का आदमी आपको वोट देने नहीं जाता है, जाएगा 10-20-50% चला जाएगा, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो आपको 90% आपको वोटिंग करने जाता है। उसकी जो मेन समस्या क्या है, वो मेन महंगाई है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं बदलाव की। पढ़ा रहा है वो किस तरह से पेट काट के पढ़ा रहा है, बड़ी प्रॉब्लम्स है उसमें, तो कंट्रोलिंग जरूर होनी चाहिए भाई। स्कूलों पे पता तो चले कि आप फीस, अच्छा टीचरों का पता करो कि साहब आपको तनख्वाह कितनी मिलती है, तो ज़रा किसी का 8,000 10,000 12,000 से ऊपर नहीं है, फीस कितनी जाती है बच्चे की, और तो पता लगा 12,000 रुपया 24,000 रुपया एक महीने की पड़ रही है उसको, अगर जोड़ो अगर 3 महीने, कई लोग 3 महीने क्वार्टरली लेते हैं, कई लोग 4 महीने के लेते हैं, कई लोग 2 महीने के लेते हैं, लेकिन फीस स्ट्रक्चर एकदम आसमान छू रहा है। या फिर इसका विकल्प, जो स्कूल जितने खुले हैं वो सब नेताओं से ही जुड़े हुए लोगों के हैं, तो उन पर कंट्रोलिंग हो नहीं रही है। थोड़ा सा ये हो जाएगा तो आम इंसान मंदिर के साथ इसमें भी बहुत खुश हो जाएगा, मंदिर भी खुश और ये भी खुश। मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन ये जो आप मुद्दे बता रहे हैं, अगर ये भी होगा तो आम जनता के बीच में और खुशी और संतोष होगा। मजा आएगा कि भाई ठीक है, हमको जीने का भी तो एक रास्ता मिल रहा है ना थोड़ा। और इसके साथ में आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सरकारी स्कूलों को अगर बेहतर किया जाए, सरकारी स्कूलों में क्या उतना बेहतर व्यवस्था है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के वो लोग क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में टीचरों की व्यवस्था नहीं है, नई भर्तियां हो नहीं रही हैं, जो पुराने हैं वो पढ़ा नहीं रहे हैं, वो है नहीं, आ नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए कोई अगर शिक्षा मित्र या कोई चला है जैसे, तो अब मान लीजिए कि जहाज में उसे एक पढ़ाने जा रहा है अकबकपुर, तो अब आप सोचिए वो तो सुबह शाम उसको आने जाने उसकी ड्यूटी हो जाती है, वो पढ़ाएगा क्या वहाँ पर जाकर के। तो थोड़ा सा एक मतलब एक ऐसा एक सुविधा होना चाहिए कि टीचर बच्चों को इंटरेस्ट ले कम से कम, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान तो है ही है, लेकिन अगर एजुकेशन प्रधान अगर हो जाएगा तो हम अमेरिका से आगे निकलते देर नहीं लगाएंगे। विश्व गुरु हम तब बनेंगे ना, तो ऐसे तो हम खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे। मान लीजिए आपके दबाव में आ गए तो आपको जिंदाबाद कर देंगे, इनके दबाव में आ गए तो हम इनकी जिंदाबाद कर देंगे। हम लड़ेंगे किसी से नहीं, देखिए स्पष्ट बात यह है कि लड़ेंगे तो हम किसी से नहीं, लेकिन वोट देने का तो अपना राइट है, कहीं भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। अब आप लोग पत्रकार लोग यंगस्टर्स हो, अपनी बात कहो तो आगे, अब आप किसी खाली पीछे लगे घूमते रहोगे तो उससे तो नहीं काम चलेगा ना। जो आप जो सुनना चाहेंगे जरूरी नहीं कि मैं वही सुनाऊं, बिल्कुल होता क्या है कि जो हम कहना चाहते हैं वो आपको सुनना पड़ेगा जी, और उसको आप आगे बढ़ाइए, बिल्कुल स्कूलिंग कराइए, या जो स्कूलों में चल रही है हायर एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं इसको एग्ज़ाम टाइम से कराइए। आप पता तो करिए साहब कि जो जून चल रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे उन्नाव में कॉलेजेस हैं कुछ, अब उसमें बच्चों ने कुछ शिकायत करी कि साहब जो है फ़ीस तो शुरुआत में ले लिया, लेकिन बीच में इवेंट्स के नाम पे हज़ारों रुपये मांग रहे हैं, 50,000 रुपये मांग रहे हैं। पेपर में भी आए थे, हिंदुस्तान पेपर में मैंने पढ़ा था, हज़ारों रुपये मांग रहे हैं। तो जब ये पेपर में जब आ गया तो किसी ना किसी लीडर को उसको संज्ञान में लेना चाहिए था और उस पर कंट्रोलिंग करनी चाहिए थी। क्यों अचानक कैसे? जो कोर्स 4 साल का है, जो 3 साल का है, उसको 3 साल का है तो 3 साल में होना चाहिए ना पूरा। अगर मान लीजिए कोई कोर्स 4 साल का चल रहा है, वो 6 साल में क्यों जाता है?
5 साल में कोर्स क्यों जाता है? जबकि नेताओं का 5 साल का कार्यकाल है, वो 6 साल नहीं जाता है। 5 साल का कार्यकाल है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो सब आप उसको चुनाव करा देते हैं। तो फिर ये स्कूलों में, हायर एजुकेशन में या किसी में वो जो कोर्स 4 साल का है, वो 4 ही साल में क्यों नहीं समाप्त हो जाता है? वो क्यों 4.5 साल, 5 साल, 6 साल चला जाता है? इस पर कंट्रोलिंग चाहिए ना एजुकेशन। तो यहाँ पर आपने देखा कि कानपुर में आम जनता के बीच में अलग अलग तरह के भाव सामने आए हैं। इसमें राम मंदिर पर भी हमने सवाल किया। जो राम मंदिर के बारे में लोगों ने कहा कि उनकी अपनी आस्था है, उन्हें खुशी है, लेकिन उसके साथ साथ में महंगाई का भी मुद्दा यहाँ पर जो है वो आम जनता ने उठाया। इसके साथ में स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने अपनी राय दी। भारतीय जनता पार्टी पर भी हमने सवाल किया, कांग्रेस को लेकर भी हमने सवाल पूछा। वहीं पर अरविंद केजरीवाल को तीसरे मोर्चे के रूप में भी यहाँ के लोगों ने आगे लाने के लिए अपनी बात कही है। आगे हम और भी आप तक ऐसी ही जानकारी पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।